हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कई दिन से साइंस नहीं पढ़ रहे थे हम, तो आज हम साइंस वाली क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 हम लास्ट क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे। थोड़ा बहुत पार्ट इस चैप्टर का बचा है जिसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लें चैप्टर का कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। तो देखिए, हमने इसमें एल्कीन और एल्काइन फॉर्मूलेज बनाने सीख लिए थे। अगर एक बार मैं बात करूँ एल्केन्स की, तो हमने फॉर्मूला याद किया था CnH2n+2। रिमेंबर, एल्कीन की अगर हम बात करें तो CnH2n हमने याद किया था, और एल्काइंस की अगर हम बात करें तो CnH2n-2 हमने पढ़ा था। क्लियर है? इसके अलावा हमने पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप्स। अल्कोहल के लिए ऑल था या OH था, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए, एल्डिहाइड्स के लिए, कीटोन्स के लिए पढ़ा था, याद है? ठीक है। और आपने पढ़ी थी होमोलोगस सीरीज, जिसमें जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर CH2 का या उनके मॉलिक्यूलर वेट के अंदर 14 का डिफरेंस होता है। पढ़ लिया तो याद आ गया? ठीक है। बाकी हमने रिएक्शंस पढ़ ली थी, कंबशन रिएक्शंस, जिसमें हीट, लाइट और एनर्जी जनरेट होती है कार्बन के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलने पर। एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, हाइड्रोजनेशन हमने पढ़ा था, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है जो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने लास्ट पढ़ी थी। और उसके बाद अब हम आ गए हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जिसमें हमें एथेनॉल, एथेनॉलिक एसिड्स और मिसाइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। अब आज थोड़ा सा चेंज हमने ये किया है कि आप क्लास के साथ अपने नोट्स बनाएंगे। चैप्टर जहां तक हमने पढ़ लिया है उसके नोट्स मैं आपको यूट्यूब पर या शॉर्ट्स के रूप में अवेलेबल करवा दूंगी, जिनको आप नोट कर लीजिएगा। अब आपको करना यह है कि अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, साथ के साथ मैं आपको लिखवाती जाती हूँ, ताकि एक जो काम है आपका वो कम हो जाएगा कि आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। तो मैं आपके नोट्स बनवा देती हूँ। तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और अब हम पढ़ते हैं एथेनॉल के बारे में। चलो, तो आ गए हम हमारे पहले टॉपिक पर। पूरा टॉपिक आपके सामने है, मैंने इसको लिख लिया है आपके लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, हमें अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए समझते जाते हैं, आप साथ के साथ नोट करते जाइए। अब इसके अलावा आपको कहीं कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इनको लर्न करना है। आप समझते जाइए और लिखते जाइए। देखिए, एथेनॉल फॉर्मूला इसका आप कैसे भी लिख दो, C2H5OH लिख दो या CH3CH2OH लिख दो, दोनों ही फॉर्मूले ठीक है। एथेनॉल कॉमनली हम इसको अल्कोहल भी कहते हैं, है ना? समझ गए होंगे अब तो आप, अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक, आप इसके प्रॉपर्टीज पढ़ते जाइए वन बाय वन। पहली चीज, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि एथेनॉल जो है रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, उस पर ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है। एंड सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल अमाउंट्स। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल अमाउंट्स, कितनी भी मात्रा में आप इसको पानी में अच्छे से डिसॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हिंदी में अगर आप नोट करें तो आप लिखेंगे कि ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है और पानी के साथ किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। किसी भी रेशो में इसको पानी के साथ आप मिला सकते हो। नोट कर लिया होगा, इतने टाइम में तो हो जाएगा। चलिए, कॉमनली कॉल्ड एज अल्कोहल, इसको अल्कोहल भी कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। एंड इट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब जिसका ज्यादा यूज किया जाता है, इंग्रेडिएंट मतलब किसी नई चीज को बनाने के लिए, ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो जितनी भी तरह के अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनते हैं उन सभी के अंदर एथेनॉल इज यूज्ड एज अ एक्टिव रिएजेंट। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट वन इज गुड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आप जानते ही हैं, गुड सॉल्वेंट का मतलब यह है कि इसके अंदर आप किसी भी चीज को घोलें अगर, तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक गुड सॉल्वेंट है, यानी अच्छा विलायक है। हिंदी में आप इसे लिखेंगे एक अच्छा विलायक है। ठीक है। यूज टू मेक मेडिसिन, इसका प्रयोग दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। लाइक जैसे कि टिंचर आयोडीन, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा टिंचर आयोडीन का फॉर्मेशन। तो टिंचर आयोडीन बनाने के लिए सिरप्स, जितने भी आप कफ सिरप वगैरह पीते हैं, इन सब में अल्कोहल होता है। एंड टॉनिक्स, जो हेल्थ वगैरह इंप्रूव करने के लिए टॉनिक्स बनाए जाते हैं ना, उनके अंदर अल्कोहल एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है।
तो इसीलिए तो होता है ऐसा कि जब हम छोटे बच्चों को दवा देते हैं ना, तो हमें क्या लगता है कि बच्चे को आराम मिल गया ना, सो रहा है, लेकिन होता क्या है एक्चुअली, वो जो आपने, क्योंकि छोटे बच्चों को हम क्या देते हैं, लिक्विड स्टेट में ही देते हैं ना, ज्यादातर दवाइयाँ एज लिक्विड देते हैं, तो उनके अंदर क्या है, और ये रिस्पॉन्सिबल है उनकी नींद के लिए, ताकि उन्हें रिलीफ मिले, वो परेशान ना हो, और नींद में सोते रहेंगे तो उनकी तबीयत जल्दी ठीक है। आगे बात समझ में, इसलिए सोते रहते हैं बच्चे। चलो अगला देखिए, नेक्स्ट वन इज इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपकी एनसीईआरटी में अलग से दिया हुआ है एक ब्लॉक बना के, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कि शुगर केन जूस जो होता है, गन्ने का रस, उससे प्राप्त किया जाता है मोलेसिस शुगर, और ये जो मोलेसिस शुगर है इसके फर्मेंटेशन से बनाया जाता है एथेनॉल को। क्लियर है? इस टॉपिक को अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, कोई हाइलाइटर है तो हाईलाइट कर लेना, नहीं अलग पेन से लिख देना, दिस वन इज। तो इसको प्राप्त किया जाता है गन्ने के रस से प्राप्त होने वाले मोलेसिस शर्करा के द्वारा, जिसके फर्मेंटेशन से एथेनॉल को बनाया जाता है। ठीक है, अब अल्कोहल जो है या एथेनॉल जो है हमारी सोसाइटी में इसका यूज जो है, अगर मेडिसिन में यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका अगर यूज कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। पहली बात, हमारी सोसाइटी में ड्रंकनेस इससे हो जाती है, और व्यक्ति जो है वो कुछ देर के लिए तो अच्छा फील करता है, लेकिन उसके परिवार के लिए भी, उसके सामाजिक स्तर के लिए भी इसका यूज करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटीज में इसका यूज किया जाता है। चलिए अब हम पढ़ें अगला टॉपिक हमारा, जो कि है एथेनॉल की रिएक्शंस। ये रिएक्शन जो है, ये वाली एक बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, क्लियर है आपके लिए? चले आगे। अब देखिए कि रिएक्शन विद सोडियम, एथेनॉल की रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम? सोडियम। सोडियम एक मेटल होता है ना, काफी रिएक्टिव मेटल है। तो देखिए ये सोडियम है, ये एथेनॉल है, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन से क्या हो रहा है, ये सोडियम जो है यहाँ आके जुड़ जाता है, कहाँ पर? इस हाइड्रोजन की जगह, और हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2, तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और ये बन गया हमारा, इसको क्या कहेंगे आप? इसको आप लिखेंगे सोडियम एथोक्साइड। नाम नोट कीजिए इसका, दिस इज सोडियम एथोक्साइड। तो आप लिखेंगे कि व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद एथेनॉल इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस एंड मेक अ न्यू कंपाउंड व्हिच इज नोन एज सोडियम एथोक्साइड। क्लियर है? तो ये रिएक्शन हो गई किसके साथ? एथेनॉल की रिएक्शन हो गई है सोडियम मेटल के साथ, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद, ये डेल्टा मैंने बनाया, इसका मतलब है हॉट, है ना। तो हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कि आप एथेनॉल की रिएक्शन जब गर्म कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो क्या होता है? तो देखिए इस रिएक्शन को आप लिखेंगे इट इज कन्वर्टेड टू अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड्स। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये अल्कोहल है हमारा एथेनॉल, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिलीज कर जब रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और क्या बन रहा है? ये कितने कार्बन है? 2, मेथ एथ, डबल बॉन्ड है तो इन, क्या नाम हो जाएगा इसका? एथीन। तो अल्कोहल जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है। यहाँ लिख लीजिए आप, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया एथेनॉल। दैट्स ऑल इन एथेनॉल। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में भी कुछ नहीं दिया हुआ है, नोट्स बनाने की अब आपको जरूरत नहीं है। अगर ये 4 और 2 6 लाइन्स अगर आपने नोट कर ली हैं तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया एथेनॉल। क्लियर है? इस वाली लाइन को अच्छे से नोट कर लेना, किसी अलग पेन से अंडरलाइन कर लेना। अब चले आगे और अगला टॉपिक नोट करें जो कि है एथेनोइक एसिड। तो अब आगे बढ़ते हैं, एथेनोइक एसिड को नोट करते हैं। जितने आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो आपने एथेनॉल पढ़ा ना, तो एथेनॉल के साथ साथ एक कंपाउंड, एक जो लिक्विड है वो और हमें पढ़ना है जो कि है मेथेनॉल। अब पहले हम बात करते हैं एथेनॉल की कि सिम्टम्स क्या हैं अगर किसी व्यक्ति ने एथेनॉल या अल्कोहल को ड्रिंक कर लिया है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये इफेक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी कि हमारे ब्रेन को। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स हैं उनमें मेन आप जानते हैं, मसल्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती, व्यक्ति लड़खड़ा कर चलता है, मालूम ही है हमको।
सोचने समझने की शक्ति उसकी खत्म हो जाती है एक तरह से देखा जाए तो कुछ देर के लिए। वो व्यक्ति जो है वो कुछ देर के लिए अच्छा फील करता है, लेकिन उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो इस तरह नहीं होती कि वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव कर सके। ये तो बात हुई एथेनॉल की। तो एथेनॉल जो है ये लेथल नहीं होता। लेथल का मतलब है इससे डेथ जो है वो सीवियर केसेस में होती है। लेकिन एक और कंपाउंड होता है इसी तरह जिसका नाम है मेथेनॉल। C2H5OH, दिस इज CH3OH। मेथेनॉल जो है ना कंपाउंड, ये लेथल है। लेथल मतलब इसका ड्रिंक करना व्यक्ति के लिए जानलेवा हो सकता है, नॉट इन ऑल केसेस बट इन सम सीवियर केसेस। अब मेथेनॉल जो है इसको ड्रिंक करने के बाद होता क्या है कि ये हमारे शरीर में जाकर कहाँ पहुंचता है, ये हमारे लिवर में, और लिवर में पहुंचकर ये जो हमारी सेल है उन सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक, और क्या कर देता है, हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है उसको कोएगुलेट कर देता है। कोएगुलेट को हिंदी में आप लिखेंगे स्कंदित कर देता है। क्या है अब इस वर्ड का मीनिंग? अगर आपने देखा हो कि एग में योक होता है ना, और एल्ब्यूमिन लिक्विड प्रोटीन होती है। जब हम एग को बॉईल करते हैं तो वो ऐसा जम जाता है ना, एक जैसा हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता। तो इसी तरह हमारी जो सेल का लिक्विड पार्ट है वो बिल्कुल स्कंदित या कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है। किसकी वजह से? मेथेनॉल को यूज करने से। अब मेथेनॉल जो है ये हमारे लिवर में जाकर कन्वर्ट हो जाता है एक अलग कंपाउंड में, दैट इज नोन एज मेथेनेल। और ये जो मेथेनेल है ये हमारे लिए नुकसानदायक है। सबसे पहली बात तो ये जो मेथेनॉल है इसका यूज करने से सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है हमारी ऑप्टिक नर्व्स पर। यानी कि अगर व्यक्ति किसी कारण से ज्यादा मात्रा में मेथेनॉल को यूज कर लेता है तो वो अंधा हो सकता है। और सीवियर केसेस में हम ये देखते हैं कि अगर ज्यादा मेथेनॉल ड्रिंक कर लेता है तो मेथेनेल बनने के कारण सेल्स कोएगुलेट हो जाएंगी, सेल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। आपने कई बार न्यूज में पढ़ा होगा कि जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया। तो वहां क्या होता है, उस शराब में एथेनॉल की जगह मेथेनॉल का अमाउंट ज्यादा होगा, इस वजह से उन व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा होगा। क्लियर है? तो मेथेनॉल ये हो गया। मेथेनॉल एथेनॉल में अंतर हमने पढ़ लिया। अब एक चीज और आपको पढ़नी है, दैट इज डीनेचर्ड एल्कोहल। ये आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। इसको आप हिंदी में लिखेंगे, इसको मेथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। ये नोट अगर आप कर रहे हो तो कर लेना। चलो, डीनेचर्ड इसे आप लिखेंगे विकृत एल्कोहल। अब होता क्या है, देखो कि फैक्ट्रीज वगैरह में जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, कप सिरप वगैरह बन रहा है, वो इस अल्कोहल का मिसयूज ना करें। इसके लिए क्या किया जाता है कि अल्कोहल के अंदर कुछ डाइज मिला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अल्कोहल जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि इसे आसानी से पहचाना जा सके। और ऐसा अल्कोहल जिसमें कलर है, डाई मिला हुआ है, वो क्या कहलाता है? डीनेचर्ड अल्कोहल। इसको नोट करना चाहो तो आप लिखो कि डाइज आर एडेड to convert alcohol into blue color. This type of alcohol is known as denatured alcohol। ठीक है, हिंदी में आप नोट कर रहे हो तो लिख दो कि कुछ विशिष्ट रंजक, डाई को आप लिखोगे रंजक, ठीक है, विशिष्ट रंजकों का प्रयोग करके अल्कोहल को नीले रंग का बना दिया जाता है, जिससे इसे पहचानने में आसानी रहती है। और इस तरह का अल्कोहल जो है क्या कहलाता है? विकृत अल्कोहल कहलाता है। तो आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए, मेथेनॉल और डीनेचर्ड अल्कोहल। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एथेनोइक एसिड। तो अब हम नोट करेंगे, कॉपी को अपने पास ही रखो और नोट करते जाओ। ये आपने नोट कर लिया हो अगर, तो अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है एथेनोइक एसिड। चलिए, अब हम आ गए अपने अगले टॉपिक पर जो कि है एथेनोइक एसिड। नोट्स बन रहे हैं ना प्रॉपर? अच्छे से लिख रहे हो, साथ के साथ नोट कर रहे हो ना? अब देखो इसका फायदा क्या है कि साथ के साथ आपने अगर चैप्टर क्लास में अच्छे से समझ लिया ना, स्कूल में पढ़ लिया, एक बार खुद पढ़ लिया, एक बार यहाँ से पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया प्लस नोट कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, साथ के साथ याद होता जाएगा। तो चलो अब आ जाओ एथेनोइक एसिड पर। एथेनोइक एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सीरीज का एक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है? चलो नोट कर लो।
पहली बात एथेनोइक एसिड की बात कर लेते हैं। एथेनोइक एसिड जो है इसको एसिटिक एसिड, हिंदी में आप लिखोगे इसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। एसिटिक अम्ल, नोट करते जाओ कि इसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, नोट करते जाओ साथ में। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक, कि एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड का 5 से 8% सॉल्यूशन, 5 से 8% सॉल्यूशन का मतलब समझाऊं मैं आपको। तो देखो आपने क्या किया है, आपके पास 100 ml कोई सॉल्यूशन है, कितना है 100 ml, 5 से 8% हम 8% मान के चलते हैं। तो इस 100 ml के अंदर क्या है, 92 ml तो क्या है वाटर, प्लस 8 ml क्या है एसिटिक एसिड। आगे बात समझ में, ये है 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। तो यहाँ 92 ml तो क्या हो गया वाटर, और बाकी 8 ml जो है वो क्या हो गया एसिटिक एसिड। और ये जो सॉल्यूशन है ये क्या कहलाता है विनेगर, हिंदी में आप इसे लिखोगे सिरका। क्या कहते हैं इसको, सिरका। अब ये सिरका जो है ना, ये हमारे घरों में भी कई बार काम में आता है। मोस्टली जो हम बाजार से रेडीमेड अचार लेके आते हैं ना, वो कितने ज्यादा खट्टे होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। ठीक है, तो विनेगर जो होता है इसका यूज किया जाता है अचार बनाने के लिए। इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, पिकल यानी अचार। तो दोबारा समझ लो एक बार, इसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। दूसरी बात, एसिटिक अम्ल का जल में 5 से 8% विलयन विनेगर या सिरका कहलाता है, जिसका प्रयोग अचार को सुरक्षित रखने के लिए या संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। दोबारा नोट कर लो, इंग्लिश में लिख लो एक बार कि 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar, which is used as a preservative in pickle. Clear? अब मैंने लिखा है MP, MP का मतलब है यहाँ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 290 केल्विन। ठीक, 290 केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करते हो तो देखो 290 माइनस 273, ठीक है कितना हो गया, केवल 17 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये पिघल जाता है, यानी कि गर्मियों में तो हम इसे रख ही नहीं सकते। सर्दियों में भी, सर्दियों में क्या होता है, इट फ्रीजेज इन विंटर। जैसे आपने देखा है कि हम नारियल का तेल जो गर्मियों में यूज करते हैं, तो सर्दियों में क्या होता है कि नारियल का जब तेल हमें काम में लेना होता है तो थोड़ी देर उसे धूप में रखना पड़ता है मेल्ट करने के लिए। वही हालत इसकी होती है, और इसी का नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि why ethanoic acid is known as glacial acetic acid also? तो आप आंसर क्या लिखेंगे, because its melting point is 290 Kelvin, so it freezes in winter, so it is known as glacial acetic acid। हिंदी में भी इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल ही लिखा जाएगा। और उसके बाद बात आती है, लास्ट वन इज वीक एसिड। अब ये वीक एसिड मैंने भी आपको शुरू में ही बताया क्या है वीक एसिड। देखो कि ये जो एथेनोइक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड की श्रेणी का एसिड है, यानी कि ये एक दुर्बल अम्ल है। हिंदी में आप इसे क्या लिखोगे, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होता है, देखो अब दोबारा पहले वाला चैप्टर एसिड बेस वाला चैप्टर आपने अगर पढ़ा हो तो, कि एसिड जो होते हैं ना, जैसे ही इन्हें जल में घोला जाता है ये कैसे आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन या H+ आयन्स देते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ना, जैसे कि मिनरल एसिड जिनको कहा जाता है, तो वो क्या करते हैं कि जब उन्हें पानी में घोला जाता है तो पूरी तरह आयोनाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे H+ आयन्स सॉल्यूशन में देते हैं। ये वीक एसिड है, यानी कि जब इनको जल में घोला जाता है तो ये H+ आयन्स देते तो हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम मात्रा में देते हैं, इसलिए ये फुल्ली आयोनाइज्ड नहीं होता है। They do not get completely ionized when dissolved in water। ठीक है, completely ionized when dissolved in water, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वीक एसिड्स कहा जाता है। अब बच्चों हम आ गए अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है रिएक्शंस किसकी, एथेनोइक एसिड्स। पहली जो रिएक्शन है वो देखो, ये है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पर, एस्टर। ठीक है, अब एस्टर आप कैसे बनाओगे, तो यहाँ नोट कर लो, देखो
कि एथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब आप किसी अल्कोहल से या एथेनॉल से कराते हैं, ठीक, तो होता क्या है, होता यह है कि यहाँ से H और यहाँ से OH हट जाता है, वाटर रिलीज हो जाता है और ये दोनों जुड़ जाते हैं एक बॉन्ड से और बना लेते हैं एस्टर को। आधी बात समझ में। अब एस्टर जो है ना हमारा, तो एथेनोइक एसिड और एथेनॉल से ये क्या बन गया, एस्टर बन गया, और ये रिएक्शन हमारे काम भी आती है। देखो ये नोट करो साथ के साथ कि ऑन ट्रीटिंग विद NaOH, NaOH यानी कि किसी बेस के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है, एस्टर इज कन्वर्टेड। अब ये तो एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, एस्टर। अब हम क्या करते हैं, इस एस्टर की एसिड के साथ रिएक्ट कराने पर तो एस्टर बन गया। अब हम क्या करें, ये जो एस्टर बना है ना, इसकी रिएक्शन कराएं किसी बेस के साथ, जैसे कि NaOH के साथ, तो क्या होगा, इस एस्टर की जब आप किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। हिंदी में आप इसे लिखेंगे साबुनीकरण, साबुनीकरण, ठीक है। तो ये जो एस्टर है इसको किसी बेस के साथ, तो ये हमारा एस्टर हो गया CH3CO C2H5 सेम है, इसको हमने किसी बेस यानी NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो दोबारा से C2H5OH और CH3COONA यानी कि अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट, तो ये तो अल्कोहल हो गया OH है और ये सोडियम सॉल्ट Na+ जुड़ा हुआ है और ये रिएक्शन कहलाती है सैपोनिफिकेशन। इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है, यही है इसकी डेफिनेशन। On treating with NaOH, ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid and this reaction is known as saponification। हिंदी में आप लिखोगे कि किसी क्षार जैसे कि NaOH के साथ रिएक्शन या अभिक्रिया कराने पर एस्टर पुनः अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में परिवर्तित हो जाता है। आई रिपीट कि किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करवाने पर एस्टर पुनः अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में परिवर्तित हो जाता है और इस रिएक्शन को साबुनीकरण कहा जाता है। तो बताओ बच्चों, आज की क्लास और क्लासेस से अलग लग रही होगी आपको, और अगर आप ध्यान से नोट कर रहे हो तो देखो कितना सारा मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है, आपको कहीं और पढ़ने की मतलब बुक को खोलने की भी जरूरत नहीं है, सब आपके पास सामने है, बस इसको अच्छे से आपको नोट करना है। अब इस टॉपिक में लास्ट एक रिएक्शन और बच गई हमारी कि एथेनोइक एसिड जो है ना उसकी किसी बेस के साथ जब हम रिएक्शन करवा दें तो क्या होगा। चले तो देखो यहाँ मैं नोट कर देती हूँ यहीं पर साथ के साथ, यहाँ आप नोट कर रहे हो तो करते रहना, अलग पेन से मैं लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए रिएक्शन विद अ बेस, सेकंड वन इज, पहली रिएक्शन ये हो गई, ए लिख देते हैं, दूसरी ये हो गई रिएक्शन विद अ बेस। किसके साथ रिएक्ट कराना है हमें, किसी क्षार के साथ, ठीक है। तो किसको रिएक्ट कराना है हमको, एथेनोइक एसिड को रिएक्ट कराना है किसी बेस के साथ, तो ये रहा हमारा बेस NaOH प्लस CH3COOH, ठीक है। ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से बन जाएगा CH3COONA और प्लस H2O, ठीक है। तो क्या हो रहा है, CH3COONA बन रहा है और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये बन गया हमारा सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट। इसका नाम नोट कर लीजिए आप, इसको आप लिखोगे सोडियम एसीटेट, ठीक है। इसका कॉमन नाम है सोडियम एसीटेट, या आप इसको सोडियम एथेनोएट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने चैप्टर को पढ़ लिया और अब एक रिएक्शन और रह गई हमारी, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। चलिए उसको नोट कर लीजिए, इस टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा अब हमारा ये टॉपिक। अगला नोट कीजिए, थर्ड वन इज रिएक्शन विद कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है,
तो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है, जैसे कि देखिए H लिखा हुआ है ना, तो ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, रिएक्शन आपको करानी है Na2CO3 के द्वारा। चलिए, तो आप सॉरी इसको आप लिखिए Na2CO, ठीक है, कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट के साथ जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो सेम बनेगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, वाटर का फॉर्मेशन होगा। चाहे आप इसको जब रिएक्ट कराएंगे, यहाँ दो हैं तो यहाँ भी आप दो, ये तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, सोडियम एसिटेट का ही फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक सॉल्ट है और इसका नाम भी क्या है, सोडियम एसिटेट। ठीक है, दोनों ही तरह, तो चाहे तो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कराइए और चाहे किसी बेस के साथ, दोनों ही कंडीशंस में एथेनोइक एसिड से आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है सोडियम एसिटेट। और आज हमने नोट कर लिए कितने सारे टॉपिक्स, है ना। अब एक बात आप बताना, एक तो कि इस चैप्टर में हमको क्या काफी बच गया, हमारे चैप्टर में केवल मिसल फॉर्मेशन बच रहा है और रिएक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स बच रही है। अब इस क्लास में उस टॉपिक को इसलिए इंक्लूड नहीं करे क्योंकि उसमें राइटिंग मटेरियल थोड़ा सा ज्यादा है, फिर एक साथ हम याद हमसे होगा नहीं। तो अगली क्लास में हम पढ़ लेंगे हमारा अगला टॉपिक, जो कि है मिसल फॉर्मेशन। उसको अच्छे से लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम साथ के साथ उसको याद ही कर लेंगे ताकि बार बार का काम ही खत्म हो जाएगा। अब आज की क्लास आपको कैसी लगी, नोट्स बनाए वो आपको कैसे लगे, इजी रहे आपके लिए, यूजफुल रहे या नहीं रहे, ये बताना आपकी जिम्मेदारी है। क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, और कोई दिक्कत है तो वो आप मुझे बताइए, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगी। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में और इस चैप्टर को हमारे को कंप्लीट कर लेंगे। सब अगले टॉपिक को मिसल फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।